हमारी जो सेहत है वो तीसरी या चौथी प्रायोरिटी पे जाके फॉल करती है। प्रायोरिटी है ही नहीं। यंग लोगों में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, यंग लोगों में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है कि हमारी अवाम इसलिए भी टेस्टों के लिए नहीं जाती। टेस्ट का ये है कि ऐसा नहीं है। कौन कौन से जो ज़रूरी टेस्ट हमें करवाने चाहिए? टेस्ट डिपेंडेंट होते हैं आपकी एज पर, आपके जेंडर पर, दूसरी चीज़ों पर। औरतों के लिए कौन से टेस्ट जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं? कुछ तो बुनियादी टेस्ट हैं जैसे ब्लड कंप्लीट है, यूरिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स विद योर होस्ट अरूज बेग। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को, हर फ़र्द को कैसे उसने अपनी बेसिक हेल्थ प्रोफाइल को चेक करना है और उसके लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए उसको क्या करना है, क्या इक़दाम करने हैं और किस वक्त उसको डॉक्टर के साथ रुजू करना है। तो आज हमारे साथ सेट में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहिब हैं, फैमिली फिजिशियन, सीनियर कंसल्टेंट, पैथोलॉजिस्ट। ही हैज़ मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। जैसा कि हमारे पाकिस्तान का अलमिया भी है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि हम प्रायोरिटी देते हैं फूड को, हम प्रायोरिटी देते हैं क्लॉथिंग को, हमारी जो सेहत है वो तीसरी या चौथी प्रायोरिटी पे जाके फॉल करती है। तो सर, आपके मुताबिक आप क्या हमें आगाह करने चाहेंगे कि हर इंडिविजुअल को उसकी बेसिक हेल्थ प्रोफाइल करने के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और वो कितना ज़रूरी हैं? बुनियादी तौर पे शायद तीसरी या चौथी प्रायोरिटी भी नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी है ही नहीं। जी बिल्कुल। प्रायोरिटी की लिस्ट वो होती है जिसमें आप किसी चीज़ को तवज्जो देते हैं, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि आज हमारा मुल्क जो है वो डायबिटीज़ में तकरीबन नंबर 1 है सबसे ज़्यादा। यंग लोगों में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, यंग लोगों में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होते हैं, और इसी तरीके के साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें हम बहुत आगे हैं। और उसकी बेसिक वजह यह है कि हमें अपनी हेल्थ की कोई फ़िक्र नहीं है। अब जो लैब टेस्ट होते हैं या जो लेबॉर्ट्री के लिए टेस्ट किए जाते हैं, उनका 2-3 मकसद होते हैं बुनियादी तौर पर। एक तो उनका मकसद ये होता है कि आपको अपनी जनरल हेल्थ के बारे में पता चल जाए, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। और दूसरे नंबर पर एक होता है कि स्क्रीनिंग ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अब एक फैमिली है, उसमें डायबिटीज़ भी है, हार्ट भी है, दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कि अक्सर फैमिलियों में अब आपका कोई ना कोई रिलेटिव किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होता है। तो अगर आप रिस्क फैक्टर की स्टेज में बीमारी को जान जाएं और आपको पता चल जाए कि इस पेशेंट को, इस बंदे को इस चीज़ का रिस्क है, लेकिन अभी बीमारी जाहिर नहीं हुई है, तो उस स्टेज पर हम सिर्फ चंद एहतियातें करेंगे और हम उस बीमारी से बच जाएंगे। जैसे जैसे डिज़ीज़ एडवांस होती जाएगी, जैसा कि हमारे पास बदकिस्मती से जब मरीज़ आते हैं तो उस वक़्त तक जो है वो एडवांस स्टेज में जा चुके होते हैं, फिर हम उनकी हेल्प तो करते हैं लेकिन हम उन्हें सिर्फ ट्रीट करते हैं। असल बहुत सारे मरीज़ों में हम जंग हार चुके होते हैं और हम सिर्फ नुकसानात को कम कर रहे होते हैं। तो ये जो लैब टेस्ट होते हैं, जो स्क्रीनिंग हम करते हैं अर्ली स्टेजेस पे, फिर 40 साल की उम्र में इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो इससे हम पहले से ही आगाह हो जाते हैं कि किस बंदे में किस चीज़ का ख़तरा है और क्या उसने अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आनी है। तो इससे वो टेस्ट करवा के फिर कब कब उनकी मॉनिटरिंग करनी है, कब कब उनको देखना है, तो इसका बेहद फ़ायदा है। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आगाही लोगों में भी होनी चाहिए और हमारे जो अरबाब बस्तगुशाद हैं उनको भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एक हॉस्पिटल्स और दूसरी चीज़ें बनाने पे बेतहाशा पैसा खर्च करती हैं, डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, डायबिटिक क्लिनिक खुल रहे हैं, डायबिटिक सेंटर्स खुल रहे हैं, अगर इस चीज़ को हम शुरू में कर लें, जैसे बहुत सारी महज़ब कौमें करती हैं, प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें, गरीब मुल्क है क्यूबा, उसने अपनी सारी जो तवज्जो थी वो प्रिवेंशन पर डाल दी। उनकी जो MBBS होती है उसमें प्रिवेंशन पर सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है, कम्युनिटी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। अब वो एक मुल्क गरीब है लेकिन उसका जो हेल्थ सिस्टम है दुनिया के टॉप 4-5 के अंदर आ गया, बिकॉज उन्होंने इस पर तवज्जो दी है। तो इस लिहाज से जो स्क्रीनिंग्स है, हेल्थ टेस्ट हैं, शुरू में अगर करा ली जाएँ, और ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत कम टेस्ट से भी आप शुरू में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, मोस्टली तो ऐसा होता है कि हमारे देखें मार्जिनलाइज्ड अवाम बहुत ज़्यादा 80% लगा लें, तो वो
इतना अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि मैं तो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 1000 से नीचे तो 1-2 ही टेस्ट होंगे, बाकी सारे अबव हैं। तो एक फैक्टर ये भी है कि हमारी अवाम इसलिए भी टेस्टों के लिए नहीं जाती। देखें, टेस्ट का ये है कि ऐसा नहीं है। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की लैब्स हैं। जैसे एक प्राइवेट लैब्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और वहाँ पे हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे हों या जिनकी इदारे कंपनियाँ वगैरह उन्हें स्पॉन्सर करती हैं। लेकिन जैसे लाहौर जैसे शहर में, इसमें अब बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लैब्स हैं, जैसे PIC है, सर्विसेज हॉस्पिटल की लैब है, और इवन जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी लैब हैं जो अब पहले से काफ़ी बेहतर इक्विप्ड हैं, और वो आपको बहुत ही कम रेट पे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो एक्चुअली जो प्राइवेट लैब्स में जितने के वो टेस्ट पड़ते हैं उससे भी सस्ते दे सकती हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को फिर मैं प्रेफर करता हूँ जो नहीं करवा सकते वो वहाँ से करवा लें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट नहीं करवा सकते, टेस्ट करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिल लें तो वो आपको गाइड कर देगा, गैर ज़रूरी टेस्ट आपके नहीं करवाएगा, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आपको, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जैसे मैं इदारे का नाम लिए बताऊंगा कि एक बड़ा लाहौर में आजकल वहाँ से बहुत टेस्ट करवाए जाते हैं, तो वो आपका पूरा हेल्थ प्रोफाइल जिसमें कि तकरीबन 18-19 टेस्ट होते हैं वो 1500-1400 में कर देते हैं। और अगर आप चंद एक टेस्ट करवाएं तो 200-400 रुपये खर्च होते हैं। कौन कौन से जो ज़रूरी टेस्ट हमें करवाने चाहिए? टेस्ट डिपेंडेंट होते हैं आपकी एज पर, आपके जेंडर पर, दूसरी चीज़ों पर। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर आपके पास आता है तो उसकी टेस्ट की प्रायोरिटीज़ और होंगी, बड़ा आता है तो और होंगी, ख्वातीन के लिए और होंगी, ओल्ड एज में आता है तो और होंगी। तो जैसे बच्चा अगर आपके पास एक आ जाता है तो आपको सबसे पहले फ़िक्र होगी कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी है, इन्फेक्शंस हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन है और दूसरी चीज़ें हैं। तो एक प्रॉब्लम नहीं है, माल नरिशमेंट है। अब आप सबसे पहले तो जो फिजिशियन आपका डॉक्टर है आपको असेस करेगा कि आप अगर एक हेल्दी बच्चा आपके पास आया तो उसको उसका हार्मोनल प्रोफाइल, उसके दूसरे टेस्टों की जरूरत नहीं, उसका सिर्फ ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट कर लेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। बहुत सारी बीमारियां वहीं से स्क्रीन हो जाती हैं। खून की कमी है, पता चल जाएगी, खून की कमी की वजह क्या है पता चल जाएगी, किसी विटामिन B12 वगैरह की डेफिशिएंसी नहीं है, सिंपल CBC से पता चल जाती है। यूरिन में अगर कोई शुगर अल्लाह ना करे उससे अर्ली स्टेज से आ रही है उसका पता चल जाएगा, कोई इन्फेक्शन है पता चल जाएगा, कोई यूरिन में क्रिस्टल्स आ रही हैं स्टोन्स वगैरह की वजह से उनका पता चल जाएगा। तो बच्चे में आपने ये सिर्फ अपने ब्लड यूरिन करवाएंगे, हाँ उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन है, बढ़ नहीं रहा है, फिर आप उसका एक थायराइड का टेस्ट करवाएंगे, बाज़ का तो उसका ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करवा लिया जाता है, कैल्शियम लेवल चेक करा लिया जाता है। तो ये फिजिशियन डिसाइड करेगा। लेकिन जो बुनियादी तरीन टेस्ट है ना, जो कि सारी दुनिया में सबसे पहला टेस्ट CBC है, जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कराया जाने वाला टेस्ट है। उसके बाद आपका जो है वो यूरिन का टेस्ट आ जाता है, और फिर एज डिपेंडेंट है। जब आप फिर एक एडल्ट ग्रुप में आ जाएंगे तो उसमें आप उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी करवाएंगे, ट्राइग्लिसराइड भी करवाएंगे, जो लिपिड हैं, ये बुनियादी हैं। अगर सारे नहीं करा सकते, आइडियल है कि फास्टिंग लिपिड लेवल करवाया जाए। अगर वो नहीं पेशेंट अफोर्ड कर सकता तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करवा के देख लें, तो ताकि ये कुछ किस एज ग्रुप में करवा लें चाहिए, ये ब्लड तो शुगर, लिपिड प्रोफाइल वगैरह? जी, ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको 20 साल की उम्र में आजकल करवा लेनी चाहिए। मेरे एक कुलीग हैं प्रोफेसर ज़हीर अख्तर, उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो गुलाब देवी का कार्डिक सेंटर है उसमें 25 से कम उम्र के हार्ट अटैक के साथ 250 के करीब मरीज आए पिछले साल में, ठीक है ना जी। तो उसकी वजह हमारा फास्ट फूड है, हम इतना फास्ट फूड खाते हैं, इतनी हमारी बुरी हेल्थ हैबिट्स हैं कि उसकी वजह से जो है वो ये बीमारियां जो पहले 40 साल की उम्र में होती थी या उससे ज़्यादा की उम्र में थी, अब वो 20 साल 15 साल। और इसमें जो हैरानगी की बात है, आमतौर पे जब हम पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि ख्वातीन जो है ना वो ज़रा प्रोटेक्टेड हैं, उनके हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से और दूसरे हार्मोन्स की वजह से उनको ये प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता। लेकिन अब लेडीज़ में भी हो रहा है हार्ट अटैक, यंग बच्चियों में हो रहा है, बिकॉज के जो आपका एफ्लुएंट तबका है, अच्छा एफ्लुएंट को तो छोड़ दें, वो तो खाएंगे ही, उसके अलावा जो आपका है ना तबका, जो आम तबका है, यानी कि आप जिन्हें इकोनॉमिकली कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वो भी शवारमों पे लगी हुई है और वो भी बाजार के खाने खाती है। अच्छा, वो जो खाने खाती है उसमें ऑयल वगैरह जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है, पाम ऑयल और दूसरा और घटिया तरीन ऑयल होता है। तो इस वजह से जो है ना उनमें भी ये डिज़ीज़ बहुत अदली है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि पहले जो टेस्ट है ना वो 20 साल की उम्र में मैक्सिमम हो जाने चाहिए, जिसके अंदर ब्लड यूरिन
और आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, 3 महीने वाली शुगर का टेस्ट, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसकी क्या अहमियत है। ठीक है। ये जो बुनियादी टेस्ट हैं, और एक किडनी का टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट तो बुनियादी तौर पे 20 साल की उम्र में ही हो जाने चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल को ये जो जितने भी टेस्ट हैं, सीपीसी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, लिपिड्स हो गया, ये क्या उसको खुद से करवा लेने चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके फिर करवाने चाहिए? बेहतर तो यही है कि वो फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करे, क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये है कि अगर आप किसी लैब के पास जाएंगे ना, तो उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रोफाइल्स बनाए होते हैं, और वो मिनिमम अगर आप जैसे किसी बड़ी में आगा खान वगैरह में चले जाते हैं तो उनके तो 20-20 हज़ार के भी हैं, शौकत खानम के भी हैं। तो वो तो ये कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम है वो कहेंगे जी आप ये करा लें, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन टेस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा टेलर होते हैं आपकी नीड्स के मुताबिक। तो वो आपका फिजिशियन आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आप कौन कौन से टेस्ट, खासतौर पे फैमिली फिजिशियन के साथ लंबी एसोसिएशन होती है, उसने आपके मफाद का भी ख्याल रखना होता है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप अभी इनिशियली कौन से टेस्ट करवा लें। अर्ली स्क्रीनिंग जो है उसके लिए आप क्या गाइडलाइंस देते हैं, और ये किस एज में ज़रूरी है और कितना ये ज़रूरी है करवा लेना? इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ना, वो तो हैं कि आपको पहली जो कंप्लीट हेल्थ प्रोफाइल अपनी है ना, वो आपको 20 से 25 साल की उम्र में करवानी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद आप ये टेस्ट अपने रिपीट करवाएंगे 2-2 साल के वक्फे के बाद। ठीक है जी। और फिर आप 40 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा करवाएंगे, और 60 साल की उम्र के बाद आप 6 महीने बाद करवाएंगे, क्योंकि उसमें डिजीज़ जो हैं वो जल्दी हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए जो टेस्ट हैं वो जल्दी भी हो सकते हैं, ये एक मुमकिनात है। लेकिन एक जनरल रूल मैंने आपको बता दिया कि आप इस एज में अपने टेस्ट करवाएंगे। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरी है कि हर 20 साल की उम्र में चंद बुनियादी टेस्ट करवा लिए जाएं, ताकि आपको जो है ना पता चल सके कि कोई रिस्क फैक्टर तो अभी से मौजूद नहीं है, ताकि अभी से गाइडलाइन कर दी जाए। सर पर्टिकुलरली अगर हम औरतों को लेते हैं तो औरतों के लिए कौन से टेस्ट जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं कि उनको अर्ली एज में ही करवा लेने चाहिए? बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। कुछ तो बुनियादी टेस्ट हैं, जैसे ब्लड कंप्लीट है, यूरिन है, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, एक आधा लिवर का टेस्ट है, वो तो सबको ही कराना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के हवाले से सबसे पहले जो बुनियादी टेस्ट हैं वो तो उनका ब्लड कंप्लीट है, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार जो ख़वातीन हैं उनको खून की कमी है, और वो बहुत ज़रूरी होता है कि उनका ब्लड लेवल मेंटेन किया जाए, क्योंकि आगे आकर अगर उन्हें प्रेगनेंसी होती है या कोई और, तो उनका पहले से ही लेवल बेहतर होना चाहिए। दूसरा जो है, पाकिस्तान में ख़वातीन में कैल्शियम की बहुत कमी है जी। तो कैल्शियम लेवल भी उनका चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम लेवल लो है तो उसकी सप्लीमेंटेशन या डाइटरी एडवाइस चाहिए। और फिर विटामिन D3 लेवल, ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये भी करा लिया जाए एक दफ़ा, क्योंकि इस विटामिन D की तकरीबन पाकिस्तान में 90% से भी ज़्यादा ख़वातीन में, बल्कि इवन मर्दों में भी 50% से ज़्यादा में इसकी कमी है। और विटामिन D बड़ा वाइटल होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए, कैल्शियम को हड्डियों में पहुँचाने के लिए। पॉसिबल है कि आपका कैल्शियम टेस्ट ठीक आए और आप खुश हो जाएं कि मेरा कैल्शियम लेवल तो ठीक है, लेकिन विटामिन D की कमी होगी तो वो कैल्शियम बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा। अब जब वो बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा तो जाहिर है उससे हड्डियों में कमज़ोरी और ये सारे प्रॉब्लम। और पाकिस्तान में ख़वातीन जो है उनको बहुत सारी सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं हर लिहाज से, तो उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना शुरू से ही उनके वालिदैन इस चीज़ का ख्याल रखें। अक्सर ये यंग 13, 14, 15 साल की लड़कियाँ जो क्लिनिक्स पे आती हैं, मोस्टली 90% को HB उनकी लो होती है, बहुत कम बच्चियाँ होती हैं जिनकी HB जो है वो नॉर्मल हो, तो उस लेवल पर उनको पकड़ना ज़रूरी है। कैल्शियम लेवल उनका जो है वो ठीक रहना ज़रूरी है। ख़वातीन के हवाले से दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, क्योंकि ख़वातीन में पाकिस्तान में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और आम तौर पे इसकी वेग सिम्टम्स होती हैं, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ ये होता है जी हड्डियों में दर्द है, एक्टिव महसूस नहीं करती हूँ, जिस्म में दर्द रहता है, तो इस तरह की नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं। तो जब आप यूरिन चेक कराएं तो मैं अपने पेशेंट जो फीमेल हैं उनका यूरिन ज़रूर चेक कराता हूँ, और 80% में इन्फेक्शन होती है। सही, औरतों में इसकी क्यों रेशो ज़्यादा है ये होने को? एक तो हर एक महीने ज़ाहिर है पीरियड से गुजरना पड़ता है, उसमें जो ब्लड होता है वो एक बड़ा हाई सोर्स है इन्फेक्शन का, तो अगर अपनी वो हाइजीन वगैरह को प्रॉपर ना रखें तो उस वजह से फिर चांसेस होता है। समटाइम्स ये भी देखने में आता है कि डिफरेंट लैब से आप एक ही टेस्ट करवाते हैं, उसकी वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं, तो उसे डॉक्टर को या पेशेंट को वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस वैल्यू को लेके आगे चलना है? जो फैमिली फिजिशियन होता है या कंसल्टेंट या कोई भी, उसने यही चीज़ जज करनी होती है कि जो मैंने पेशेंट को देखा है और जो मेरे हिसाब से उसे बीमारी है। मिसाल के तौर पे एक फ़ीमेल है, उसको बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन हो रही है
और उसको कह रही है मुझे पीप आ रही है और आपकी रिपोर्ट शो कर रही है 0 to 1 पस सेल, तो आपने 0 to 1 पस सेल पे तो नहीं जाना, आपने उसको ट्रीटमेंट देनी है। तो ये डॉक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन अब मेरा अपना एक ये है कि जब से ये थोड़ी सी हेल्थ केयर कमीशन भी आया है, लैब्स की स्क्रीनिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है और इंस्ट्रूमेंटेशन और मेयार बेहतर हुआ है, तो अब लैब के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ये 10-15 साल पहले की बात है जो बहुत अजीब होता था, लेकिन अब जो चेक्स एंड एक दो वैल्यू का फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ी बहुत वैल्यू जो है ना, देखिए ना कि अगर मैं जाती हूँ, मैं ब्लड शुगर करवाती हूँ, मेरी 0.5 पॉइंट कुछ आती है, और अगर एक लैब दूसरी लैब में जाती हूँ वो 6 आ जाती है, तो एक में प्री डायबिटिक हूँ, एक में डायबिटिक हूँ, तो उसके लिए फिर डॉक्टर क्या करेगा, मुझे प्री डायबिटिक में मेडिसिन देगा या डायबिटिक में देगा? फिगर्स को ना इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज नहीं करना चाहिए कि एक की 5.9 है और एक की 6.1 है तो आपने उसको प्री डायबिटिक में डाल दिया। ऐसी सूरत में हमेशा ये होता है कि डॉक्टर आमतौर पे एडवाइस करता है कि आप अपना सुबह खाली पेट से पहले और रात खाने से पहले 2 दिन का रिकॉर्ड रखें। तो जब रिकॉर्ड आप रखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये डायबिटिक है या नहीं डायबिटिक है। अगर आप 6.1 पे हैं या 5.9 पे हैं, दोनों सूरत में डॉक्टर ने आपको एडवाइस करना है कि आपने अभी से अपनी खुराक पर नज़र रखनी है। तो अगर तो आप बहुत ही नीचे हैं, 5.4 पे हैं, 4.8 पे हैं, फिर तो डॉक्टर कहेगा कि ठीक है जी अभी कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसका 6 के अराउंड है उसको आपने एडवाइस करना ही है कि आप अभी से केयर कर लें, ठीक है ना जी। तो बेसिकली जैसे शुगर है, इसमें आपको पता है कि शुगर जब ज़ाहिर होती है तो उस वक़्त भी ऑलरेडी उसको हुए कई साल हो चुके होते हैं और उसका जो पेनक्रियाज है ज़्यादा इंसुलिन पैदा करके उसके लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। इसीलिए जब कुछ डायबिटिक फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करते हैं तो उनको शुरू हो चुका होता है कि जी हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं, हमारे जो है वो टांगों में दर्द रहता है, इस तरह की सिम्टम्स उनको जो न्यूरोपैथी और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे कि HbA1c करवाते हैं हम शुगर का 3 महीने का, क्या उसमें जो शुगर आती है वो तब शुगर हो चुकी होती है? सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट देखें, जो तो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो आप खाली पेट शुगर चेक कराएं और 2 घंटे बाद वाला करा लें या रात से खाने पर, तो उसी से स्क्रीन आउट हो जाएंगे। जैसे एक पेशेंट है उसका फास्टिंग 80 आया, 2 घंटे बाद करवाया तो 100-110 था, तो वो तो अभी बहुत रेंज के अंदर है ना। WHO की जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि अगर आप 100 तक है तो आप 100 तक अगर हैं तो आपकी शुगर ठीक है, अगर 100 और 125 तक हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं, फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर 125 से ऊपर हैं तो फिर आप डायबिटिक हैं। रैंडम में अगर आपकी 140 से नीचे है तो आप प्री डायबिटीज़ आपको नहीं है, 140 और 200 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हैं, 200 से ऊपर कंसिस्टेंटली आ रही है तो आप डायबिटिक हैं। तो जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ तो आप इसको करेंगे, और अगर ज़ाहिर है इन फिगर के बहुत अंदर हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। HbA1c में यह है कि अगर आपकी जो HbA1c है वो 5.7 से ऊपर आ रही है तो आप फिर जा रहे हैं प्री डायबिटीज़ की तरफ, तो आप डाइटरी एडवाइस उसको देंगे। डाइटरी एडवाइस तो हर एक के लिए, आज किसी की 3 महीने पुरानी ये शुगर होती है, आपकी शुगर है 4.9, आपने खूब बेहतियाती करनी शुरू कर दी, 6 महीने बाद हो सकता है आपकी HbA1c 6.8 आ जाए। तो डाइटरी एडवाइस तो हर एक को देनी है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर 5.7, 5.8, 6 इस लेवल पे अगर आ रही है तो फिर फैमिली फिजिशियन या कंसल्टेंट जो भी है उसको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ट्रीटमेंट से मुराद है डाइटरी एडवाइस। इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ शुगर जो है उसमें भी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, अब जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो सबसे अहमियत रखती है। आपकी डाइट, आपकी हैबिट्स, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये सब चीज़ें दवाइयों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि माशाल्लाह हमारे बहुत सारे फिजिशियन हैं, अब उन्होंने लोगों की शुगर कंट्रोल कर रहे हैं बगैर दवाई। सर समटाइम आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास अपना टेस्ट लेके, उसकी राय और है, दूसरे तीसरे के पास जाते हैं उसकी राय और है, तो आपको कैसे पता चलेगा? पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। जो तो आपका डॉक्टर होगा ना जो शुरू से आपको मॉनिटर कर रहा होगा, जैसे अब मेरे पास पहले दादा जान आते थे, अब पुता जान आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो उनको तो हिस्ट्री भी, फैमिली हिस्ट्री भी मालूम होती है, सारी प्रेफरेंसेस भी मालूम होती हैं, और पेशेंट उनके पास 100 टाइम्स आ चुका होता है, तो वो जो एडवाइस देंगे वो बेहतर होगी, उसको फॉलो करना चाहिए। तो बाकी इस तरीके से अगर आप इंटरनेट पे चले जाएंगे या AI के चले जाएंगे तो वो आप 4 या 5, हाँ जी वो अब आपके उस्ताद बन चुके हैं, वो 4 या 5 अगर मुख्तलिफ हैं कि आप ग्रोक पे चले जाते हैं, आप वो डीप सीक पे चले जाते हैं, आप जो है अपना जो एंड्रॉयड उसके उस पर चले जाते हैं, तो हर एक आपको वो भी मुख्तलिफ राय दे रहा होगा, यानी वो भी एग्जैक्टली एक राय नहीं दे रहा होगा।
तो जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे राय लेनी चाहिए, बात बजाय खुद कंफ्यूज होने के आप किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएं और उनसे राय लें, और वो जो राय आपके दिल को लगे और आपको इत्मीनान हो जिस डॉक्टर पे, उसकी राय को आप मान लें। तो सर आपको जैसे कि नॉलेज में है कि क्वैकरी जो है ना, दूसरे आम अल्फाज में जो 2 नंबर डॉक्टर होते हैं, बगैर डिग्री होल्डर होते हैं, वो भी बैठे हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं। तो सर पेशेंट किस तरह से रिकग्नाइज करे कि ये डॉक्टर एक्चुअल है, ये डॉक्टर नहीं? उसका क्या रजिस्ट्रेशन कोई नंबर चेक करना चाहिए या क्या देखना चाहिए? देखें, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना, उस पे बदकिस्मती ये है कि जो तो रजिस्टर्ड डॉक्टर है और जो डॉक्टर है उस पे जो पाबंदियां हैं या उसकी जो जांच पड़ताल है उसका अमल बहुत सख्त है। उसके लिए पंजाब में एक इदारा पाया जाता है जिसका नाम है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जी। तो उनके पास तो सारा डाटा है कि कौन से डॉक्टर हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो डॉक्टर है वो हमारी जो बनाए हुए कवानीन हैं उनके तहत प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके तहत इंस्पेक्शंस भी होती हैं, एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जिससे मैं भी गुजरा हुआ हूँ। तो इसलिए वो डॉक्टर जो है ना उसको तो कुछ छुपाएगा नहीं। उसके बोर्ड को देखें, उस पर हमेशा उसकी डिग्री MBBS लाजमन लिखी होगी और उसका एक PMDC नंबर होता है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का नंबर, वो लाजमन लिखा होगा। और एक PHC पाकिस्तान हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर एटलीस्ट लिखा होगा, जो लाइसेंस्ड है उनमें लाइसेंस नंबर लिखा होगा। तो ये 1-2 चीज़ें चेक करने वाली हैं कि वो PMDC नंबर लिखा हो। PMDC नंबर को आप उनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। MBBS लिखा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और फिर ये डॉक्टर जब आप अंदर जाएंगे ना तो ये रिक्वायरमेंट है। मसलन आप मेरे क्लिनिक पे आए तो वहाँ पे मेरी PMDC की कॉपी भी लगी होगी, मेरी हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन भी लगी होगी, मेरी डिग्री भी लगी होगी, तो लाइसेंस नंबर भी लिखा होगा, तो आप चेक कर लें ये चीज़ें आप। और अगर किसी जगह पे ये चीज़ें नहीं हैं फिर आप डाउट में जाएंगे और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक हो गया। जो बिगेस्ट क्वैकरी है वो ये 2 नंबर जिन्हें आप डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं है। बिगेस्ट क्वैकरी पाकिस्तान में आपके मेडिकल स्टोर्स हैं और उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान के अवाम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनको डॉक्टर समझते हैं। वो कहते हैं जी मुझे ये मसला है, दवाई दे दें, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, वो डायबिटीज़ हो। उन्होंने दवाई कुछ देनी होती है, उनको ना पता है कि इस एज में कौन सी दवाई देनी है। ये खातून जो दवाई लेने आ रही है कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, या बच्चे को दूध तो नहीं पिलाती है, ये बुज़ुर्ग जो आ रहे हैं इनको कहीं हार्ट का इशू तो नहीं है। उन्होंने फ़ौरन ठक ठक करके 4-5 दवाई जो उनकी समझ में आएंगी दे देनी है। और ये मैंने, आप बड़े बड़े स्टोर्स में चले जाएँ, किसी पे चले जाएँ, कोई कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। और ये सबसे बड़ी क्वैकरी है जिस वक्त हो रही है। इसीलिए आप देख लें कि इसके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की आवाज़ें नहीं सुनी जाती। तो आप देख लीजिए कि आजकल हर मेडिकल स्टोर में आप जाकर रिक्वेस्ट करें, वो आपको दवाई दे देंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। उस दवाई के नतीजे में उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, दिन ब दिन मेरे पास मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं जो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं। दर्द हुई, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी जिसने मैदे में अल्सर पैदा कर दिया। पेशेंट जो है वो आ रहा है 3 घंटे बाद उल्टियों के साथ, खून भी बाज़ का आ जाता है। तो फिर जो फिजिशियन है उसने तो सारी चीज़ें देख के दवाई देनी है ना। ये सबसे बड़ी क्वैकरी है, इस पे ख़त्म करने की ज़रूरत। सर आखिर में एक कम्प्रीहेंसिव सा मैसेज दे दें जनरल पब्लिक को कि उनको अपनी सेहत का बेसिक जो हेल्थ केयर उसको ख्याल रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। मैं आज एक और साहिब है, उनकी पॉडकास्ट ही आप कह लें देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक कोट किया, मुझे नहीं पता कि ये इसमें, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा ने एक दफ़ा पूछा अल्लाह, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा पूछा कि अगर आपकी सारी इतनी नेमतें हैं और उनमें से एक नेमत कोई आप बताएं कि अगर वो सिर्फ़ एक नेमत मिलनी हो तो वो कौन सी नेमत होगी। तो ये अल्लाह ताला का जवाब था कि वो सेहत है। तो सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो आप ज़िंदगी को भी इंजॉय कर सकते हैं, सेहत है तो आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, आप स्ट्रगल भी कर सकते हैं। सेहत नहीं है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत एज हो जाती है। और बड़ी से बड़ी चीज़ जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसका आप ख्याल रखते हैं, सेहत ख़त्म हो जाए तो उसका भी ख्याल ख़त्म हो जाता है और एक ही चीज़ पर आ जाता है। और सेहत का बड़ा आसान सा नुस्खा है। एक तो हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उन्होंने जो हमें खाने पीने के तरीके बताए हैं कि भूख रख के खाना है, थोड़ा खाना है,
होलसम चीज़ें खानी हैं, ठीक है, एक्टिविटी करनी है, ये सारी चीज़ें दीन में मौजूद हैं। इसको फॉलो करें। फिर 1 साल का रिफ्रेशर कोर्स है हर साल आपकी रूहानी बलीदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए। उसमें रोज़े जिस तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा तो सिर्फ 2-3 खजूरें होती थी, पानी से वो रोज़ा खोल लेते थे, नमक से रोज़ा खोल लेते थे। अब वो हमसे तो ये डिमांड नहीं करते हैं कि आप इन चीज़ों से खोलें, लेकिन कम से कम उस दायरे के अंदर रह के कि जो बेनिफिट्स पहुंचने हैं वो आपको पहुंच जाएं। तो इसलिए सेहत पर तवज्जो दें, अपने फिजिशियन से हेल्प लें। बहुत सारे आपके और अगर आप यूट्यूब वगैरह की तरफ जाते हैं तो आप देखें कि जो जिसका कंटेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है, क्या कोई प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है या कोई सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए दे रहा है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में हेडिंग और होती है, अंदर कुछ और होता है। और वहाँ पे एक एक छोटी चीज़ के इतने फ़ज़ाइल हैं, यानी कि खाने की भी कोई चीज़ है वो आपको उसके इतने फ़ज़ाइल बताएंगे कि आप कहेंगे अगर मैंने ये खा ली तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो आपने अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, सबसे पहले तो वो है कि उससे मशवरा करें जाके कि जी आप मेरी ज़रा हेल्थ चेक कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अम्मी अब्बा में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बच्चा शुरू से कराए। बेसिक टेस्ट जो आप बता रहे हैं, मेंशन किए, ये कितनी फ्रीक्वेंसी से हमें करवाने चाहिए? अगर तो आप 18 से तकरीबन आप कह लें कि 25 साल तक की उम्र के हैं तो आपने एक दफ़ा टेस्ट करवा लेने हैं, और अगर सारे ठीक हैं तो आप 2 साल बाद भी करा सकते हैं, इवन 2 साल बाद भी करवा लें। जब आप इवन अप टू 40 ईयर्स, ठीक है जी, 40 ईयर्स के बाद आपने हर साल करवाने हैं, फिर आपने हर साल करवाने हैं। और जब आप इंशाल्लाह 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो फिर देखेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ टेस्ट बिल्कुल ठीक है तो उन्हें आप 2-3 साल बाद भी करा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ टेस्ट हैं जो अभी एबनॉर्मल होने के करीब जा रहे हैं, जैसे आपका क्रेटिनिन एबनॉर्मल के करीब है या आपकी शुगर अपर साइड पे है या कोई ऐसा मसला है, तो वो टेस्ट आपने फ्रीक्वेंटली भी करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने फिजिशियन के मशवरे से। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन से आगाह किया। नाजरीन, जैसा कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी एक रहमत कह लें, एक तोहफ़ा है कि ये है तो सब कुछ है, ज़िंदगी का मज़ा सेहत में है। तो हमने अपने टेस्ट जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे करवा लेने हैं। अर्ली स्क्रीनिंग जो भी सर ने गाइडलाइंस बताई हैं उनको टाइमली जो है ना कर लेना ही बेहतर है। स्टे अवेयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।